Suraj Tiwari. My dear students of BTech first year mechanical branch, I am Dr. Amit Rasai, Associate Professor of Mathematics, Engineering Science Human Department. I welcome to you for our today 7th lecture on unit number 2, Integral Calculus as Calculus 2. गुड मॉर्निंग सर। तो मुझे अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट भेज नहीं रहे हो? क्लास होने के कैसे जैसे ओवर होती है उसके 2-3 मिनट पार्टिसिपेंट का स्क्रीनशॉट लेके मेरे को शेयर कर दो करो। यस सर। अपने रूटीन में रखो ये काम। यदि तुम एब्सेंट रहते हो क्लास में तो किसी और को बोल के जाया करो। तुमको सबको मालूम रहता है कि कौन आज आएगा क्लास में, कौन कल नहीं आएगा। नहीं सर मेरे पास कल के, पर कल मैं सेंड करना भूल गया सर गलती से। बेटा वही हम लोग नई टेक्नोलॉजी को सीख रहे हैं, उसी से ये चीजें सब हमारे ब्लड में आएगी। डिसिप्लिन इसको बोलते हैं। नहीं, हर चीज में एक्टिव रहना पड़ेगा, मल्टी डिसिप्लिन वर्क करना होगा, ये सब चीजें प्रैक्टिस करना होगी। इंद्रजीत लस्कर सर कल वाले मैं आपको अभी सेंड कर दूं क्या? हाँ, कल वाला क्लास के बाद सेंड करिए बेटे। ठीक है सर। अभी क्या है, अभी हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। अभी हम क्लास की तरफ हमारा पूरा ध्यान है, क्लास ले रहे हैं। आई मैसेज मत कीजिए। विशाल परमार, इंद्रजीत लास्कर, तुम्हारा क्या व्हाट्सएप पे कुछ इंडिविजुअली तुम्हारा कुछ समस्या है? बताओ बेटा जल्दी से। कुछ सेकंड है, जब तक दूसरे स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं तो बात कर लेते हैं। ज्वाइनिंग करवाते समय कोई व्हाट्सएप पे कुछ बात सर अटेंडेंस, क्या अटेंडेंस का क्या प्रॉब्लम है? सर वही जो पहले मैंने कृष्णा लाक्षाकार नाम से वो कर लिया था ना लॉगिन, तो उसमें कृष्णा लाक्षाकार नाम आता था, तो मैं उसमें मैं पता है कि मेरी अटेंडेंस कम लगी है। फिर मैंने इंद्रजीत लाक्षाकार नाम से बाद में वो करा था जूम पे। इंद्रजीत, अच्छा। आपने बताया था कि ये कृष्णा नाम आ रहा है, तो इंद्रजीत कौन है? फिर मैंने बताया था कि मेरा ये नाम, तो आप देख लेना अटेंडेंस में कभी नहीं लगी हो तो। वही बोल रहा था। नहीं, जब जिस समय जो था मैंने मेरे एंड से तो कर दिया था अपडेट। 11 नंबर ये देवेंद्र नगर, फिर इसके बाद रुपेश पटेल है, ज्ञानेंद्र पवार, योगेश पटेल, रुपेश पटेल, सॉरी, भावेश सावले, सौरभ परिहार, कुलदीप बामनिया, आज आपका मॉक ड्रिल होने वाला है। 5 मिनट पहले लिंक देंगे, सभी को अटेंड करना जरूरी है। उससे आपका एक रिहर्सल हो जाएगा एमएसटी के लिए। सौरभ भास्करन, उसको अवॉइड नहीं करना, टाइम पे अपना काम करना है। सर उसमें पीडीएफ किस चीज का बनाना है? डिटेल में दिया हुआ है आपको। सार्थक गौर, हाँ बोलिए, कहिए सर। उसमें पीडीएफ जो बनाना है किस चीज का बनाना है सर? अटेंडेंस अभी मेरी हो जाए, फिर इसके बाद मैं बात करता हूँ। आप क्या पूछ रहे हैं? रोल नंबर 8, एक मिनट जरा बेटा। इसके बाद लेस लचेटा, विशाल परिहार, ऋषभ शुक्ला, तिलोक जादव, हाँ क्या चीज पूछ रहे थे? पूछो बेटा, क्या पूछ रहे थे? सर जो आज जो एग्जाम की जो
रिहर्सल करना, उसमें किस चीज का पीडीएफ सेंड करना है सर? देखो, तुम गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़ो, सब चीज लिखा है। आपको उसमें एक क्वेश्चन पेपर दिया है एक सैंपल के लिए। उस क्वेश्चन पेपर में जितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, मतलब 6 क्वेश्चन के आसपास रहेंगे, 5-6 क्वेश्चन रहेंगे, उनका आंसर लिखना है A4 साइज के पेपर में। और फिर उसके बाद उसका पूरा एक सिंगल फाइल बनाना है पीडीएफ। वो फिर आपको जो गूगल फॉर्म में आपको जो दिया जा रहा है, जिसमें क्वेश्चन पेपर आपको दिखेगा, उसी में वो लिंक बनना है। लिंक मतलब वो उसका आंसर शीट जो है अपलोड करना है उस लिंक पे। ठीक है, इंडिविजुअल व्हाट्सएप नहीं करना है, ध्यान रखना। कोई भी बच्चा आज जो मॉक हो रहा है एमएसटी का, उसमें इंडिविजुअल व्हाट्सएप अटैचमेंट करके नहीं भेजेगा। ठीक है, आपको अपने एंड से जो गूगल फॉर्म की लिंक आपको 1 घंटे के लिए दी जा रही है, उसमें अपलोड करना है। उसमें अपलोड का ऑप्शन रहेगा, क्वेश्चन पेपर गूगल फॉर्म से ही खोलना है। उसमें आपको गूगल फॉर्म दिखेगा, उसी में फिर आप अपना आंसर लिखेंगे। हर क्वेश्चन का A4 साइज के पेपर में ब्लू पेन से आंसर लिखना है और उसका एक फाइल बनाना है पूरा। वो फाइल बनाओगे, उसको फिर पीडीएफ एक्रोबैट रीडर जो कन्वर्टर होता है उसको डाउनलोड कर लेना आप। आज सभी लोग ने मोबाइल में नहीं किया हो, फिर बाद में कोई ऐसा नहीं बोले कि सर हमने तो ये नहीं कर पाया, नहीं कर पाया। जिससे कि वो एक पीडीएफ कन्वर्ट करोगे तो एक सिंगल फाइल में कन्वर्ट कर देता है, और फिर इसको आप अपलोड करोगे तो आसान रहेगा। एक एक पेज आपके सर अपलोड नहीं कौन होगी, सा है? केवल सुनो मेरी बात, केवल एक ही फाइल अपलोड होगी आपकी। समझ रहे हो बात को? जितने भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को A4 साइज के पेपर में लिखना है, और सबका कॉपी करके उसका वो लेके स्क्रीनशॉट लेके उसका एक सिंगल फाइल पीडीएफ बनाना है। ठीक है, वो अपलोड करना है सिंगल फाइल में। हेलो सर। मेरी बात पूरी सुनते नहीं हो, बीच में बोल रहे हो सर वो ऐप तुम। का रीडर कुछ बोलो, अब क्या बोल रहे हो तुम? मेरी बात पूरे सर होने वो दीजिए। A4 साइज, सर सॉरी सर, सर वो A4 साइज पेपर लेना है तो सर वो ये लाइन वाला लेना है या वो ड्राइंग पेज? हाँ, रूल अनरूल कोई सा भी, वैसे प्लेन ले लो जैसा तुमको प्रैक्टिस है। रूल पे लिखने की A4 साइज में प्रैक्टिस है तो A4 साइज का प्लेन ले लो, नहीं तो रूलिंग ले लो। पर ध्यान रखना कोई दूसरी साइज नहीं होना चाहिए। रोल नंबर 24, क्या नाम है इसका? राहुल पवार। जैसे कि तुम लोग स्कूल में भी ये काम असाइनमेंट करके देते थे कि नहीं A4 साइज के पेपर में? कुछ की हैबिट रहती है रूलिंग पेज में लिखने की, कुछ की हैबिट रहती है ब्लैंक पेज में लिखने की। वैसा कुछ लिखा नहीं है। A4 साइज का पेपर यूज करना चाहिए साइज, और कोई सा दूसरा साइज नहीं होना चाहिए। बहुत सारे साइज के पेपर मिलते हैं मार्केट में, समझ रहे ना बात को? तो ये आपका एक रिहर्सल हो जाएगा, फिर आपको मंडे से कोई समस्या नहीं आएगी। वही पेज आपको यूज करके आगे एमएसटी में काम करना है। ड्राइंग के लिए आपको ड्राइंग के सर बताएंगे स्केच करने के लिए। ठीक है, जो उसके लिए जो पेज बताएंगे आपको, उससे आप काम करेंगे। इसका सब कुछ गाइडलाइंस हमने आपको ई कैंपस पे व्हाट्सएप पे ऑलरेडी 2-3 दिन पहले भेज चुके हैं। तुम लोग देख नहीं रहे हो, देखते रहो, और उसको डाउनलोड करके रखो अपने सिस्टम पे। जो लैपटॉप से क्लास अटेंड कर रहे हैं लैपटॉप पे डाउनलोड कर लो, जो मोबाइल से कर रहे हो मोबाइल में डाउनलोड कर लो। चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, काफी टाइम हो गया है। आज हमें एक दूसरा टॉपिक स्टार्ट करना है। हमने अभी तक जो है वन इंटीग्रल मतलब इंटीग्रल ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, अभी तक जो हमने इंटीग्रल सॉल्व किए उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल केवल एक ही रहता था इंटीग्रल के अंदर। अब आपके पास एक से ज्यादा वेरिएबल प्रेजेंट होंगे उस फंक्शन में। जैसे मैंने आपको पहली यूनिट में डिफरेंशिएशन वन वेरिएबल का फंक्शन का बताया था बेटे, और एक से ज्यादा वेरिएबल का भी बताया था। उसको आप क्या बोलते हो? पार्शियल डिफरेंशिएशन। हाँ, पार्शियल डिफरेंशिएशन। और वन वेरिएबल का डिफरेंशिएशन जब अपन निकालते हैं, उसका रेट ऑफ चेंज निकालते हैं, उसको साइंस में रेट ऑफ चेंज बोलते हैं, और टेक्निकल भाषा में, गणित की भाषा में डेरिवेटिव बोलते हैं, साइंस की भाषा में रेट ऑफ चेंज बोलते हैं, जो कि टेक्निकल शब्द है। ओके, तो हमको फर्स्ट यूनिट में हमने दोनों चीज सीखी है, वन वेरिएबल का डिफरेंशिएशन, मोर देन वन वेरिएबल का डिफरेंशिएशन। इसी तरह से इस यूनिट में भी अभी मैंने आपको पिछले 6 क्लास में एक वेरिएबल का इंटीग्रेशन का मैंने आपको लिमिट एज सम का कंसेप्ट पहले वो बताया, फिर उसकी एप्लीकेशन बताया, फिर उसके बाद मैंने आपको जब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वन वेरिएबल के सॉल्व नहीं होते हैं नॉर्मल मेथड से, तो उसके लिए हम बीटा गामा फंक्शन को अप्लाई करते हैं। तो वो एक दूसरी टेक्निक समझाई आपको अलग से हटके, अभी तक आपने वो पढ़ी नहीं है।
सारी चीजें नहीं बता रहा हूं, ठीक है। तो अब हमारे पास समय जो है, जो पूछ रहा है, समय जो डिमांड कर रहा है कि आपको एक से ज्यादा वेरिएबल का भी इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। अरे वो चूंकि आपने एक से ज्यादा वेरिएबल का डिफरेंशिएशन समझा है, तो मेरे हिसाब से आपको कोई समस्या नहीं आना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको वन वेरिएबल का इंटीग्रेशन क्या बोला था कि इट इज ए इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, उसी तरह से मैं बेटे यहाँ पर भी आपके सामने बोलूंगा कि जो मल्टीपल इंटीग्रल है, मल्टीपल इंटीग्रल मतलब एक से ज्यादा वेरिएबल का इंटीग्रेशन जो है वो इनवर्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन है। तो एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम पहले डिसाइड करते हैं कि किसके रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है, तो दूसरा वेरिएबल कांस्टेंट लेते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी ऐसा काम करेंगे। तो ये हम सभी को इसके लिए ये बैकग्राउंड बनाना होता है, इसलिए मैं आपको ये बैकग्राउंड बनाना था, अभी तक वो कह रहा था। तो अब हम एक एक चीज, एक एक बात को वन बाय वन करके क्लास के थ्रू ये सारे पॉइंट आपको एक बार फिर से हम रिवाइज कर रहे हैं कि कैसे हम इनवर्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन को सीखते हैं, सॉल्व करते हैं, अप्लाई करते हैं, उसका क्या सेट प्रोसीजर है। तो भाई आपके सिलेबस में नाम दिया है मल्टीपल इंटीग्रल्स, तो आपके पास हमें दो वेरिएबल का इंटीग्रेशन सीखना है। यदि आपने दो वेरिएबल का, जिसको अपन डबल इंटीग्रल बोलते हैं, यदि आपने दो वेरिएबल का इंटीग्रेशन सीख लिया ना, तो आप तीन वेरिएबल का भी कर सकते हैं। तो दो वेरिएबल का इंटीग्रेशन, फिर इसके बाद तीन वेरिएबल का इंटीग्रेशन, बस फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके गाइस, क्लियर हो रहा है? हमारा क्या उद्देश्य है वो पहले क्लियर होना चाहिए। कोई भी चीज, कोई भी काम करने के पहले उसका उद्देश्य क्लियर होगा। जैसे आपने को हम डिसाइड करते हैं कि भाई आज हमें इस समय खाना खाना है, हम डिसाइड करते हैं कि आज यार इस समय ऑफिस में जाना है या हमें इस दुकान पे दूध लेने जाना है, तो हम पहले डिसाइड करते हैं कि नहीं, एम क्लियर करते हैं, तभी हम घर से बाहर निकलते हैं। यदि वो काम बाहर का है तो बाहर निकलते हैं, यदि वो घर के घर में हो जाता है तो घर के घर में करते रहते हैं। जैसे पढ़ाई करना है, सेल्फ स्टडी करना है, तो हम घर पे बैठ के करते हैं शांति से, ठीक है। तो भाई ये सब जिंदगी में, लाइफ में अपने यूज हो रहा है मैथमेटिक्स, हम उसको उस नजरिए से देखा नहीं है। अब हमें वो नजरिया बदलना है, वो व्यू बदलना है बेटा, वो थिंकिंग बदलना है। तो इसलिए उसके लिए मैं आपको ये मैथमेटिक्स सिखा रहा हूँ बेटे, जो हमारा मैथ्स 1 है, इसको यूनिट 2 बोलते हैं, मॉड्यूल 2। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम अभी, इसलिए हमने आपको सिलेबस में एमएसटी के दूसरी यूनिट में हमने डबल इंटीग्रल ही रखा है, क्योंकि आप इसके बाद के जो टॉपिक्स है उस पर इतना प्रैक्टिस अभी आप कर नहीं पाएंगे, टाइम बहुत कम बचा है, ठीक है। इसलिए हमने ये टॉपिक्स ही रखा है, इसके पहले जो टॉपिक्स है वो बता ही दिया है। तो भाई आज की क्लास और कल की क्लास में हम इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन सीखेंगे, जो भी टूल सीखेंगे, वो सब आपको एमएसटी में काम आना है, फर्स्ट सेमेस्टर में। ओके गाइस, तो चलिए, टाइम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, आप भी स्पीड बढ़ाइए। मैं तो स्पीड नहीं बढ़ा पा रहा हूँ आपके कारण, आप पहले अपनी स्पीड बढ़ाएंगे तो मेरी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़िए। मेरे बारे में मैंने आपको बता ही दिया शुरुआत में। देखो भाई, मैंने आपको बहुत सारी बातें ऑलरेडी अभी समझा दी, अब एक एक करके आपको इक्वेशन फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में, वर्ड फॉर्म में आपके सामने रिटर्न कर रहा हूं, लिख रहा हूं, लिख के बता रहा हूं। ये है हमारा टारगेट पहला, मल्टीपल इंटीग्रेशन, जिसको अपन बोलते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन। ओके गाइस, ये इस चैप्टर का तीसरा पार्ट है। वैसे तो दूसरा पार्ट होना चाहिए, यदि हाई लेवल पे आप थिंकिंग करने लगे हैं तो ये इस यूनिट का दूसरा पार्ट है। यदि लो लेवल की थिंकिंग कर रहे हो तो ये थर्ड पार्ट है। तो मैं दोनों एंगल से बोलूंगा आपको। पहला पार्ट था इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, फिर ये दूसरा पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल फंक्शन। ओके गाइस, तो अब मैं दूसरे लेवल पे जाके बता रहा हूं कि ये तीसरा पार्ट कैसे है। देखो, पहला पार्ट में अपन ने इंटीग्रेशन ऑफ वन वेरिएबल का फंक्शन की टेक्निक समझी, फिर इसके बाद उससे रिलेटेड कुछ ऐसे प्रॉब्लम थे जो हमारे उस मेथड से सॉल्व नहीं हो रहे थे, तो इसके लिए अपन ने बीटा और गामा ने दो मेथड डेवलप किया आपके लिए, तो वो दूसरा पार्ट हो गया। फिर ये तीसरा पार्ट हो गया। हाँ, ये बात बिल्कुल एक और बोलूंगा तुम्हारे लिए कि जो अभी तक तुमने मेथड सीखी, अभी तक मतलब इस क्लास में नहीं, इस क्लास की नहीं बात कर रहा हूं मैं, 12th क्लास से बात कर रहा हूं। जब से तुमने इंटीग्रेशन पढ़ना शुरू किया, जब से तुमने गणित सीखना शुरू किया, तब से लेके अभी तक की सारी बातें यहां पर काम आएंगी, ये भी बोल रहा हूं। तो इसलिए चलिए, हर कदम पे मैथमेटिक्स है, हर कदम पे कैलकुलेशन है।
ओके, तो सबसे पहले अपना टारगेट होगा डबल इंटीग्रल का। इंटीग्रल्स लिखा है मैंने, डबल इंटीग्रल। इसकी जो कि कैटेगरी होती है ना, इसलिए इसमें प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है मैंने आपके सामने। तो सबसे पहले मैं आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका डिस्कशन करूंगा, फिर इसमें आपको पोलर कोऑर्डिनेट में इसको शिफ्ट करूंगा। जैसे कैसे शिफ्ट करते हैं, जैसे आप कोई इंटीग्रल वन वेरिएबल का फंक्शन एक्स के रिस्पेक्ट में सॉल्व नहीं होता है, तो आप क्या करते हो, उसको दूसरे कोऑर्डिनेट में चेंज करते हो, चेंज ऑफ वेरिएबल टेक्निक्स लगाते हो, कभी पोलर फॉर्म में परिवर्तित करते हो। उसी तरह से यहाँ पर भी हम करेंगे। तो ओके गाइस, तो क्या होता है ये डबल इंटीग्रल? अभी आपको मैंने बताया बेटा, डबल इंटीग्रल का मतलब होता है, क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। ये देखो आपके सामने लिखा मैंने, द डबल इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई। अब ये कोई ना कोई रीजन के अलोंग निकाला जाएगा, क्योंकि यह एक डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे हम। जो डबल इंटीग्रल, जैसे अपन ने सिंगल इंटीग्रल पढ़े कि नहीं, डेफिनेट पढ़े। डेफिनेट मतलब जिसकी बाउंड्री फिक्स होती है, लिमिट फिक्स होती है, उसी तरह से यहाँ पर भी ये फिक्स होगी। तो वही हम लिख रहे हैं कि द डबल इंटीग्रल ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई ओवर द रीजन आर इज डिनोटेड बाय, ये रहा आपके पास इंटीग्रल का ये एक सिंगल सिंबल आपने अभी तक पढ़ते आए। अब आपको दो सिंबल लगाना पड़ेंगे इसमें, एक के साथ दूसरा, और इंटीग्रल के अंदर आपको फंक्शन लिखना पड़ेंगे। दो वेरिएबल का फंक्शन है तो दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल है तो तीन वेरिएबल। तो अभी दो वेरिएबल को समझो, तीन वेरिएबल अपने आप समझ में आ जाएगा तुमको। तो एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, या कुछ ऑथर इसको पहले लिखा है dx, फिर बाद में लिखा है dy। आप कुछ लोग इस इंटीग्रल को इस फॉर्म में भी देखोगे आज के बाद, dy dx फॉर्म में। इसका मतलब क्या, ऑर्डर बदला है। देखो, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, उसके ऑर्डर को पहचानना होता है, तभी वो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होती है बेटे। उसी तरह से जब हम एक से ज्यादा फंक्शन का इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो उसमें उसका ऑर्डर ही इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्डर का मतलब ये है बेटा, यहाँ पर ये जहां पर मेरा लेजर पॉइंटर में तुमको बता रहा हूं, जो भी यहाँ पर dx लिखा रहता है, इसका मतलब इस फंक्शन को पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। ये पहले ये बता रहा है कि x के रिस्पेक्ट में होगा, फिर y के रिस्पेक्ट में होगा। फिर ये सिंबल आपको ये बता रहा है पहले y के रिस्पेक्ट में होगा, फिर x के रिस्पेक्ट में होगा। ओके गाइस, आर की वैल्यू दी होगी आपको, रीजन की इक्वेशन आपको डिफाइन होगी, बाउंड्री कंडीशन, इनिशियल कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन जिसको अपन बोलते हैं, जिसको अपन देखो, इसको अपन जब अपन एक सिंगल इंटीग्रल में पढ़ रहे थे तो हम इसको कर्व बोल रहे थे कि ये जो भी लिमिट होती है वो उस कर्व की बाउंड्री होती है। जब अपन इसको दो डायमेंशन में पढ़ेंगे, मतलब दो वेरिएबल के लिए पढ़ेंगे, तो जो कर्व है एक रीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एक नए ज्योमेट्री में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको अपन एक रीजन बोलते हैं। ओके वाइस, तो अब इसके बाद इसकी जो सॉल्व करने की स्टेप है वो आपके इन बाउंड्री इक्वेशन पर डिपेंड करेगी, इसकी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पे डिपेंड करेगी, मतलब आर की इक्वेशन पे डिपेंड करेगी। जो बाउंड्री कंडीशन होगी वो इक्वेशन फॉर्म में डिफाइन होगी, वो एक प्लेन कर्व में डिफाइन होगी, तो वो किस तरह से होगी, उसकी कितनी कैटेगरी होंगी, वही मैं आपको इसको कैटेगराइज कर रहा हूं। मतलब हमारे सामने डबल इंटीग्रल जो है बेसिकली तीन कैटेगरी के सामने आएंगे लाइफ में। एक एक करके बता रहा हूं, वही जो मैंने अभी आपको ऑलरेडी बोला वही आपके सामने लिख दिया है पहले। The method of evaluating the double integral depends upon the nature of curves bounding the region R. सबसे पहला, तो उसके पहले शुरुआत करने के पहले रीजन को हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट द रीजन R be bounded by the curves as a plane curve x equal to x1 to x equal to x2 and y equal to y1 to y equal to y2। जब मैं ये बात आपके सामने तीन वेरिएबल के साथ करूंगा तो आप लोग यहाँ पर एक वेरिएबल और जोड़ देंगे, यहाँ एक्स वाई की जगह साथ में जेड और आ जाएगा, तो ट्रिपल इंटीग्रल हो जाएगा। तो इसके लिए आपके पास एक और सिंबल यहाँ पर ऐड करना होगा। तो जैसे हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें उसका
ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन मालूम होना चाहिए, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन is nothing but just an ordinary differentiation just by keeping other variable constant। उसी तरह से बेटा यहाँ पर तो हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि इस डबल इंटीग्रल को सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट करना, और फिर सिंगल इंटीग्रल की जो अभी तक मेथड सीखी है उसको हम अडॉप्ट करेंगे। तो उस पर आने के पहले हम लोग ये चीजें देख लें कि भाई क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पर लिमिट्स की। ये जो कर्व की इक्वेशन आपके सामने इन जनरल मैंने एज्यूम की है, इनमें क्या पॉसिबिलिटी है, इनकी क्या संभावना है, वो मैं आपके सामने 3 केस लेके शो अप कर रहा हूं वन बाय वन करके, और उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी आपके सामने, पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन भी साथ में रखूंगा, क्योंकि ये यहाँ पर जरूर रखना पड़ेगा, नहीं तो ये फील्ड आपकी डेवलप नहीं हो पाएगी, आप इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे लाइफ में यदि मैं इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन नहीं बताऊंगा। ओके गाइस, तो जहां पे जो जरूरी होगा बिल्कुल बोलता बताऊंगा, समझाऊंगा, उसी का चिंतन करता रहता हूं डेली आपके लिए। ओके गाइस, तो केस 1 आ रहा है बेटे, व्हेन x1 x2 y1 एंड y2 आर प्योरली कांस्टेंट्स। आर कांस्टेंट्स का मतलब जैसे ये a मान लिया है, कांस्टेंट मतलब फिक्स वैल्यू। अरे कांस्टेंट किसको बोलते हो, जरा हम फिर से इस बात को समझे बेटे, बताओ कांस्टेंट किसको बोलते हो? जिसकी वैल्यू फिक्स हो। हाँ बिल्कुल सटीक आंसर दिया, जिसकी वैल्यू फिक्स कर देते हैं अपन वो कांस्टेंट हो जाता है बेटे, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है वो वेरिएबल कहलाता है। तो लाइफ में हम लोग 2 चीजें फेस करते हैं, एक फिक्स वैल्यू और एक कांस्टेंट एक वेरिएबल वैल्यू। जैसे कि आप लोग ने देखा होगा, आप मार्केट में जाते हैं कुछ चीजें परचेस करने के लिए, तो आजकल जो बिजनेसमैन हैं, शॉपकीपर्स, अपने यहाँ एक प्रिंट आउट लगा देते हैं कि भाई फिक्स रेट है, फिक्स रेट है। जो लगाते नहीं मतलब उनका आप जैसा चाहोगे वैसा बार्गेनिंग कर लोगे, रेट बदल सकते हो। एक आदमी को 10 रुपए में चीज दी, वो दूसरे आदमी को 12 में दे देगा, किसी को 8 में दे देगा, किसी को 4 में दे देगा। जब भी ऐसा वेरिएशन होता है मतलब वेरिएबल, वो वेरिएबल उसका मतलब उसको वेरिएबल बोलते हैं, उसको वेरिएबल क्वांटिटी बोलते हैं। तो फिक्सेशन, ओके, तो अभी हमारे पास ये फिक्सेशन की बात आ रही है कि भाई मैं तो कुछ रेट बदलूंगा नहीं, x1 x2 x3 y1 y2 की वैल्यूज फिक्स रखना चाहता हूं। रुको, ये मैं नहीं रख रहा हूं, एग्जामिनर रखेगा बेटे, जो एग्जाम लेगा। पॉसिबिलिटी बता रहा हूं बेटे, इन दिस केस वी विल इवैल्यूएट द डबल इंटीग्रल एज फॉलोज। तो ऐसे केस में हम कैसे निकालेंगे डबल इंटीग्रल, वही आपको सिखा रहा हूं मैं स्टेप प्रोसेस से, वन बाय वन करके। देखो भाई, हमने x की लिमिट मान ली a, y की लिमिट मान ली b, और y की लिमिट है y इक्वल टू c से y इक्वल टू d तक, f ऑफ एक्स वाई dy dx। पहले वाला ये इंटीग्रल रहता है, इसमें अपने चूंकि यदि पास में y लिखा है, dy लिखा है, तो तुमको पहले यहां पर y की लिमिट रखना पड़ेगी, और फिर इसके बाद वाले इंटीग्रल में x की लिमिट रखोगे। यहां पर फंक्शन के साथ प्रोडक्ट में जो भी dx dy dx जो मौजूद होता है, वही इस इंटीग्रल को सॉल्व करने का ऑर्डर डिसाइड करता है। जैसे पहले dy लिखा है, तो पहले अपन इस फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। क्यों इंटीग्रेट करेंगे बेटा? क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन है। अरे जब तुम डिफरेंशिएशन जैसे करते थे वैसे यहाँ इंटीग्रेट करो, तो आप f ऑफ एक्स वाई का 2 वेरिएबल का फंक्शन है, इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना, किसको कांस्टेंट मानोगे बेटे? आंसर लिख दिया आपके सामने यार, x को कांस्टेंट मानोगे। जब तुम x के रिस्पेक्ट में बेटा, यदि यहाँ पर शुरुआत में dx लिखा होता और यहाँ पर dy लिखा होता बेटे, तो इसको तुम x के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करोगे, y कांस्टेंट मानोगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको लिमिट उसके हिसाब से यहाँ पर सेट करना होगी। तो पहले यहाँ पर x की लिमिट रखना पड़ेगी a से b, और फिर y की लिमिट यहाँ पर रखोगे। तो कभी कभी एग्जामिनर ऑलरेडी आपको लिमिट रख के देता है, ये क्वेश्चन लिखा रहता है, इस तरह से लिखा रहता है, लेकिन लिमिट में ऐसा कुछ इंडिकेशन नहीं होता है कि भाई ये x की लिमिट है कि y की लिमिट है। कैसे डिसाइड करोगे? जब कांस्टेंट लिमिट हो,
जो भी यहाँ पर पहले लिखा होगा ना, समझ जाना ये जो लिमिट है वो उसके रिस्पेक्ट में है, उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में है। यदि तुम्हारे पास dy लिखा है, यदि ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, एफ ऑफ एक्स वाई कोई भी वेरिएबल का फंक्शन होगा, y लिखा है तो मतलब समझ जाना बेटे, दोनों जगह कांस्टेंट यदि ये दिखे आपको लिमिट में, अपर लिमिट लोअर लिमिट, यहाँ पर भी इस इंटीग्रेशन में और यहाँ पर भी इस इंटीग्रेशन में, दोनों जगह यदि कांस्टेंट दिखे तो डिसाइड करने का बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। जो यहाँ पर लिखा हुआ है पहले dy पहले लिखा है, इसका मतलब पहला जो इंटीग्रेशन है उसमें ये जो लिमिट है वो y की होती है और फिर इसके बाद ये x की होती है। यदि यहाँ पर इसी क्वेश्चन में यदि dx लिखा होता, बाद में dy लिखा होता, तो मैं यहाँ पर चूंकि डिजाइन कर रहा हूं तो मैं इसमें इंटरचेंज करूंगा बेटे। ओके गाइस, तो चलिए आपने किया क्वेश्चन, इंटीग्रेशन करेंगे जो भी यहाँ पर फंक्शन मौजूद होगा, जैसे अपन नॉर्मली इंटीग्रेशन करते हैं बिल्कुल सेम तरीके से इंटीग्रेशन करेंगे। तो मैं इसलिए आपको कहता हूं कि पार्शियल इंटीग्रेशन जो है वो कोई नया इंटीग्रेशन नहीं है, वो एक इंटीग्रेशन ही है बस, प्रोवाइडेड यू कीप ऑल अदर वेरिएबल एज कांस्टेंट। जैसे आपने y के रिस्पेक्ट में डिसाइड किया है इसको इंटीग्रेट करने का, तो आप दूसरे वेरिएबल को कांस्टेंट ले लीजिएगा। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ने का समय है। जैसे ही हमारा ये इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा बेटे, x को दिमाग में मान लेना कांस्टेंट a एज्यूम कर लेना। ये क्या यहाँ पर इंटीग्रेशन के लिमिट में, क्योंकि यहाँ पर ये मेथड में सिखा रहा हूं तो तुम a और b c d को छोड़ के दूसरा कोई मान लेना, p मान लेना दिमाग में। यदि यहाँ पर a b c d आए क्वेश्चन में तो इसको p मान लेना, x को p से डिनोट कर देना या k से डिनोट कर दो, चलो k से डिनोट कर देना दिमाग में। फिर ये आपका फंक्शन दो वेरिएबल का नहीं रहेगा, ये दो वेरिएबल की जगह वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसको तुम इंटीग्रेट कर दो जैसे अभी तक इंटीग्रेट करते थे, बिल्कुल सेम तरीके से बेटा। समझो गहराई से, बात को बहुत गहराई से समझना, बात बहुत बड़ी है लेकिन समझोगे तो बहुत आसान हो जाएगी। बहुत कठिन लगती है लेकिन ये बहुत समीप तरीके से बता रहा हूं। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने मान लिया भाई इसका आंसर क्या आता है, इसको इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद कोई आंसर आता है वो है g ऑफ एक्स वाई आता है। और फिर उसमें हम y के चूंकि रिस्पेक्ट में तुमने इंटीग्रेशन किया है तो y की जगह में इसमें लिमिट में रखना पड़ेगा, तो ये रख दिया आपके सामने। g ऑफ एक्स वाई का जो इंटीग्रेशन फंक्शन करने के बाद आया था उसमें पहले अपर लिमिट रखते हो, आप सभी को मालूम है। कभी भी इंटीग्रेशन डेफिनेट सॉल्व करोगे हमेशा अपर लिमिट रखोगे, फिर माइनस लोअर लिमिट। अब किसकी रखोगे, जिसके रिस्पेक्ट में तुमने इंटीग्रेशन किया है। यहाँ पर स्टूडेंट गलती करते हैं क्योंकि इस बात को सीरियसली समझते नहीं है, वो जल्दबाजी में एक्स की जगह रख देते हैं और फिर बोलते सर मैंने तो सही करके आया था, आपने आंसर नहीं दिया। बेटे क्या रूल तेरे को समझाया मैंने, क्या लॉजिक समझाया है इसको सॉल्व करने का, जरा उसको याद कर। अभी आपको चूंकि ये नया लगेगा इसलिए इसको रिवाइज करते रहना डेली बेसिस पे। जब ये दिमाग में सेट हो जाए क्यूबिक्स जैसा, फिर भूल भी, फिर जरूरी नहीं है डोली याद करो। ओके गाइस, तो जरा हमने इसका इंटीग्रेशन किया और फिर इसके बाद हम y की जगह d रखा, फिर माइनस लोअर लिमिट रखी बेटे, माइनस साइन हमेशा आता है बस। फिर इसके बाद जैसे एक बार आपने इसको डबल इंटीग्रल को सॉल्व कर लिया ना, ये एक सिंगल इंटीग्रल में बदल गया। ये पूरा का पूरा फंक्शन एक वन वेरिएबल में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपने अभी तक मैंने आपको वन वेरिएबल के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की जो मेथड सिखाई है ना, उसको अप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। ये केस सॉल्व हो गया आपका, ये केस आपका सॉल्व हो गया, जो कि मैंने यहां पर आगे इसकी स्टेप बताई नहीं है, आप खुद इसको करेंगे। सिंबल मान लेंगे, इसको मान लेंगे कि इसका इंटीग्रेशन करने के बाद आता है कैपिटल F1, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद आता है कैपिटल F2, और फिर इसमें आप लिमिट में x की जगह रखेंगे बेटा b माइनस a, तो F1 ऑफ x कॉमा d, F2 ऑफ x कॉमा c। ओके गाइस, माइनस साइन इंटीग्रेशन से बदलता नहीं है, ठीक है। अभी चूंकि ये मेथड सिखा रहा हूं तुमको। ओके गाइस, कोई शक? अब मैं तुमको ऑर्डर बदल के यही क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूं बेटे, इसलिए और करके लिखा है।
बढ़ो आगे, किसी को कोई समस्या है? सर सर जो बातें मेरी एक एक नोट कर रहा है, सुन रहा है, उसको सर सब कुछ समझ में आएगा। अभी 10 मिनट का टाइम दे रहा, अपडेट कर रहे हैं हम लोग। वैसे तो कोई दूसरा ऑप्शन है, इसलिए अभी वो बाद में फिर से पूछेगा, कोई बात नहीं, अभी टाइम है। चलिए बड़े चले इसमें। सर हाँ बोलिए बेटा, क्या बोलना चाह रहे हो? सर ये एफ की जगह फिर ये चेंज होगा क्या, जैसे एफ ऑफ एक्स वाई है, फिर देखो, जब इसका हाँ, इंटीग्रेशन किया तो जी ऑफ एक्स हो गया। देखो बेटा, इसके बाद इसलिए नहीं बताया मैंने, एक स्टेप इसलिए नहीं लिखी कि अब आपके पास जो ये डबल इंटीग्रल था ना, वो किस में कन्वर्ट हो गया? इस स्थिति में आने के बाद सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद अपन जैसे ये इस टाइप के सिंगल इंटीग्रल को सॉल्व करते थे, बिल्कुल उस तरह से सॉल्व करना है। आप पूछेंगे सर किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा? ये देख तेरे सामने, ये मैंने लेजर पॉइंटर दिखा रखा तुमको, क्या है? ये नहीं पूछ रहा। हाँ, और भी कुछ बता रहा हूं। तो dx x है तो x के रिस्पेक्ट में। हाँ, तो तुम ये बात और पूछ रहे थे कि f, कैपिटल F, इसका ऐसे ही मन में एज्यूम कर लेना कि इसका कोई ना कोई इंटीग्रल आया, सपोज f1 ऑफ x, d, इसका कुछ ना कुछ इस टर्म का भी इंटीग्रेशन आएगा। इसको तुम f2, कैपिटल F2 ऑफ x, c मान लीजिए, और फिर इसके बाद इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखिए, तो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। यही बोल रहे थे, यही पूछ रहे थे कि और कुछ पूछ रहे हो? सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे कि ये ऊपर जो लिखा है पहली स्टेप में एफ ऑफ एक्स वाई, तो फिर जब इसका इंटीग्रेशन किया तो ये जी ऑफ एक्स डी हो गया, तो ये जी जो है यहाँ पे ये जी लिखना पड़ेगा क्या? मतलब एफ की जगह फिर यहाँ पे जी लिखना पड़ेगा जरूरी? देखो ऐसा है बेटा, ये जब अपन प्रॉब्लम्स, ये अभी मैंने तुमको मेथड सिखा रहा हूँ, रूल बता रहा हूँ, तो रूल को बताते समय अभी चूंकि हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं दी है, जब अपन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसकी कोई ना कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू दी रहेगी, तो उसका क्या करोगे? इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे। तो इसलिए अभी चूंकि अपने पास कोई क्वेश्चन नहीं है, अभी जब पहले मेथड सीखे फिर क्वेश्चन को रखे सामने, ठीक है? तो मेथड को, रूल को समझ रहे हैं, तो रूल को समझाने के लिए मैंने बेटा आपको इसका जो इंटीग्रेशन है y के रिस्पेक्ट में f का जो आता है उसको मैंने g मान लिया है। ओके, यस। फिर मतलब इसका इंटीग्रेशन जो आएगा वो g ऑफ एक्स वाई आएगा। एक और नोट कर लो दिमाग में, g ऑफ एक्स वाई इंटीग्रेशन आएगा बेटे, फिर उसमें आपको लिमिट रखना पड़ेगी। फिर लिमिट किसके रिस्पेक्ट में रखना है तुम्हें? जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में तुमने इंटीग्रेशन किया है। तो वही मैंने यहाँ पर रख के भी बता दिया आपको। इंटीग्रेशन मन में एज्यूम कर लिया है कि g ऑफ एक्स वाई है, तो यहाँ पर आपको रख के बता दिया है कि यहाँ पर लिमिट d है तो y की जगह d रख दिया। g ऑफ एक्स वाई, x को बदलना नहीं है बेटे, फिर माइनस करना है लोअर लिमिट में, y की जगह c रख दिया। ठीक है, अब ठीक है, सही है? ठीक है बेटे, चलो अभी इसका दूसरा ऑप्शन है, सर एक बार डिवाइड किया और एक बार डीएक्स किया। हाँ, अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ऑर्डर बदल रहा हूं आपके सामने, उल्टा पुल्टा कर दिया मैंने, तो लिमिट भी बदल दिया आपके सामने। क्योंकि पहले dx आ रहा तो मुझे x के रिस्पेक्ट में लिमिट पहले रखना होगी a से b, और फिर y के रिस्पेक्ट में लिमिट रखी c से d। कुछ नहीं, आपने ये ऑप्शन सीख लिया तो अब आपको कोई भी इसमें रोक नहीं सकता इसको, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बताओ बेटा, आप खुद ही बोलने लगोगे। अब इसमें चूंकि पहले x है, dx है, तो पहले इस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। क्यों? क्योंकि जब दोनों ही इंटीग्रेशन में लिमिट में कांस्टेंट होते हैं, कभी कभी लिमिट सेम भी होती है, यह भी बताऊं, ये जो वैल्यूज है कभी कभी सेम हो सकती है, कभी कभी अलग होगी, उससे घबराने की जरूरत नहीं। जब भी कांस्टेंट लिमिट हो दोनों इंटीग्रेशन की, तब जो ऑर्डर यहां तुमको दिया होगा ना, बस वो ऑर्डर फॉलो करना है और कुछ दिमाग नहीं लगाना है। समझ गए बात को? नहीं तो आप बिखर जाओगे। तो भाई बहुत सीरियसली, बहुत स्टडी करने के बाद मैंने ये कुछ बातें डिसाइड किए अपने स्तर पे, और मैं आपको वो चीज का डिसीजन दे रहा हूं, बोल रहा हूं डंके की चोट पे। ठीक है, हाँ जी, तो जो ऑर्डर है यहाँ पर वो करेंगे, ये ऑर्डर वही फॉलो होगा जब जब कांस्टेंट लिमिट होगी दोनों इंटीग्रेशन की।
मतलब जब जब ये पहला केस आपके सामने आएगा, जब जब ये पहला केस आपके सामने दिखेगा, तब तब आपको जो क्वेश्चन में ऑर्डर दिया है बेटे, उस ऑर्डर में उस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करेंगे, डबल इंटीग्रेशन में ध्यान रखेंगे। इसी तरह से सेम बात ट्रिपल इंटीग्रेशन में भी आएगी बेटे। जब यहाँ पर जब अपन 3 वेरिएबल आएंगे तो आप एक समय में एक के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन करेंगे, तो दूसरे 2 वेरिएबल y z आपके कांस्टेंट हो जाएंगे। तो मुझे हालांकि आपको 3 वेरिएबल का टेक्निक समझाना नहीं चाहिए, यदि 2 वेरिएबल का दिमाग में घुस गया तो आप 3 वेरिएबल का अपने आप सेट कर लोगे, लेकिन उसके बाद भी बताऊंगा बेटे, छोड़ूंगा नहीं मैं आपको। ओके, पढ़ा के दूंगा। ओके, ए से बी, सी से डी। देखो 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 गाइस, अब ये जो भी लिखा है मैंने आपके सामने, जो अभी आपको समझाया है उसी के बारे में लिखा है। ओके गाइस, तो चलिए देखिए बेटे, पहले आपने चूंकि x लिखा है तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, हालांकि यहां पर हमने कर दिया है, तो इसलिए जब x के रिस्पेक्ट में करोगे तो किसको कांस्टेंट लोगे? y को constant। y को सटीक नियम है, बिल्कुल सटीक नियम है। मान लिया है मैंने बेटे कि जो f का एक्स वाई का जो फंक्शन है उसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन जब मैं करता हूं, उसका जो मुझे आंसर मिलता है वो कोई ना कोई एक फंक्शन होता है जिसको मैंने h ऑफ एक्स वाई माना है, दिमाग में h ऑफ एक्स वाई माना है, इसका इंटीग्रेशन। और फिर उसमें चूंकि x के रिस्पेक्ट में तुमने इंटीग्रेशन किया है तो ये जो लिमिट है x के रिस्पेक्ट में वो रखी है मैंने। तो पहले x की जगह अपर लिमिट b रखी है बेटे, ये रख दिया मैंने। देखो क्या रखूंगा x की जगह b, फिर माइनस करूंगा बेटे लोअर लिमिट में a रखूंगा। फिर इसके बाद में आपको बताऊंगा नहीं, आप खुद करेंगे इसके बाद। क्यों? क्योंकि ये सिंगल इंटीग्रल आ गया है। फिर जैसे तुम सिंगल इंटीग्रल मतलब इंटीग्रेशन ऑफ वन वेरिएबल फंक्शन को जैसे अभी तक सॉल्व करते आए हो बेटे, कभी कभी बीटा फंक्शन लगाना पड़ सकता है, कभी कभी गामा फंक्शन लगाना पड़ सकता है, कभी कभी डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम का कंसेप्ट लगाना पड़ सकता है, कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला भी लग सकता है। ये सब संभावनाएं हैं जो आपके सामने शो अप कर रहा हूं। ओके गाइस, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आ रहे हैं, जिसमें मैं आपको ये जो लिमिट्स के बारे में, ये जो डबल इंटीग्रल क्या बता रहा है उसको मैं पिक्टोरिकल फॉर्म में आपके सामने शो करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं बेटे। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। सबसे पहले जो लिमिट दी है उसको फिक्स करो बेटे। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस होता है वर्टिकल डायरेक्शन में, ओरिजेंटल डायरेक्शन में एक्स एक्सिस होता है। एक्स की लिमिट है, एक्स बराबर है, मान लीजिए ये एक्स बराबर है, ये जस्ट एज्यूम डाटा करके मैंने बता रखा है ग्राफ। ओके गाइस, फिर अपर लिमिट चूंकि बी है तो इसलिए ये बाद में आएगी, क्योंकि ये ए से बड़ा है इसलिए बाद में आ रहा है। तो ये एक्स बराबर है, एक लाइन होती है, सभी को मालूम है एक्स बराबर है कैसी लाइन होती है, कौन बोलेगा? एक्स बराबर है कैसी लाइन होती है? लाइन मतलब कर्व होता है, प्लेन कर्व होता है, किसके पैरेलल होती है? इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत लगेगी इस टॉपिक्स में, इस पार्ट में। हाँ बेटे बोलो, x बराबर है कैसी लाइन होती है? अरे x बराबर है का मतलब होता है इस पॉइंट की ओरिजिन से दूरी, x एक्सिस से दूरी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, मींस सॉरी y एक्सिस से जो दूरी होती है उसको x कोऑर्डिनेट बोलते हैं बेटे। तो यहां से यहां तक आपका x है तो x इक्वल टू a, मतलब इसको आप सिंपल भाषा में बोलते हैं एक लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। जब x होता है, x बराबर कुछ कांस्टेंट होता है तो लाइन होती है पैरेलल टू y एक्सिस, और जब y इक्वल टू समथिंग होता है तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होती है। बताया था ना तुमको टीचर ने 12th क्लास में इस तरीके से कि x बराबर है कैसी लाइन होती है बेटे? लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये पहले आ रही है क्योंकि हमने इसको लोअर लिमिट माना है इंटीग्रेशन के, इसको अपर लिमिट माना है इसलिए बाद में आ रही है। इस पॉइंट को मैंने अभी बाद में इसको इंटरसेक्ट करना, फिर इसी तरह से y इक्वल टू c से y इक्वल टू d आपके सामने बनाया है, पैरेलल लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। फिर ये जहां पर ये चारों लाइन जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, जिन जिन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, बस जब इन इंटरसेक्ट पॉइंट को आप ज्वाइन करते हैं तो एक रीजन मिल जाता है, एक इस तरह का शेप मिल जाता है, इस तरह का हमें शेप मिलता है।
तो हमारा उद्देश्य जो इंटीग्रल दिया हुआ है उस इस रीजन के अलोंग निकालना है उसकी वैल्यू को।